हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी सिलसिले में हम लोग एक नज़र डालते हैं। पिछले साल वाले क्वेश्चन में 2024 में जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको हम लोग एक नज़र आज देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी आधार पर हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन MCQ का करवाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन में क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 पिछले साल का ये फाइनल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट फिजिक्स। क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, समय लिखा हुआ है, और फुल मार्क्स है 40 क्वेश्चन 1 घंटे का समय। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला चैप्टर आप जानते हैं बच्चे सारे, पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग यूनिट और डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। वर्क का डायमेंशन किसके डायमेंशन के समान है, क्वेश्चन यही बोल रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क का डायमेंशन आखिर क्या होता है। फार्मूला हम लोग को पता है, वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अगर हम इसको और सरल भाषा में बोले तो बोल सकते हैं वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। यह पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगर डायमेंशन पुट करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL_t-2 और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, तो बन जाएगा बच्चों mL2t⁻²। ये बन गया वर्क का डायमेंशन। अब आपको ऑप्शंस में से छांटना है कि और किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इसी के डायमेंशन के बराबर है, ये छांटना है। तो अगर सबसे पहले हम देखें मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन L_t-1। देखिए ये तो मैच नहीं किया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आ जाइए पावर का फार्मूला P = W/T। वर्क का जो होता है ये देखिए यहाँ वर्क का लिखा हुआ है mL2t⁻², और यहाँ टाइम से फिर अगेन डिवाइड किया गया है। अब ये पावर जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 और -1 हो जाएगा -3। तब फाइनली पावर का डायमेंशन निकलेगा बच्चों mL2t⁻³ तो ये भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं एनर्जी पर। तो वर्क और एनर्जी सेम होता है, तो जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी का डायमेंशन है, तो आंसर इसका C भी होगा। और आते हैं दूसरे लास्ट क्वांटिटी टॉर्क पर। टॉर्क को डिनोट करते हैं इस तरह सिंबल टाउ से। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग R से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस यहाँ भी दिखाई दे रहा है और फोर्स इंटू डिस्टेंस यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह डायमेंशन सेम आएगा। तो इस पहला नंबर क्वेश्चंस का 2 ऑप्शन सही था बच्चों, एनर्जी और टॉर्क। अगर आप दोनों में से कोई भी लगाए होंगे तो आपको नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए एक डायमेंशन से ही पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसका डायमेंशन निकालना है। आपको ऐप में जो शुरू से पढ़ा रहे थे सारा मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन बता दिया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसमें आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और सारा जो मटेरियल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए पूछा जा रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। फार्मूला होता है, पहले हम लोग पुट करेंगे, बिना फार्मूला के तो नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले हम लोग पुट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F बराबर होता है G m1m2/r²। ठीक है, हमको निकालना है कैपिटल G का, तो G को इधर रखेंगे, F × r² डिवाइडेड बाय m1m2। फोर्स का हो जाएगा mL_t-2, डिस्टेंस का L2, मास यहाँ 2 बार है तो m × m हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, देखिए m का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ 1 पहले से है तो 1 और -2 हो जाएगा -1।
बाकी t का पावर सेम रहेगा, l का पावर सेम रहेगा। तो आंसर आया बच्चों m-1 t-2 L2। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन चारों में से कौन फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है? तो आप देख रहे हैं किलोग्राम, ये एक SI यूनिट है, किसका? मास का। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये SI यूनिट है। दूसरा डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इम्पल्स फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी। तो सही आंसर हो जाएगा ए, किलोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन, विच SI यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ भी है, ज्योति तीव्रता। और इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं, इसको जो मापते हैं, वो मापते हैं बच्चों हम लोग कैंडेला में, जो इसका SI यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में, तो हम लोग उसके बारे में, उसके वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ आप जानते हैं कैसा होता है? गोल। इस तरह से सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो बोल रहा है कि उसके वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, साथ ही साथ वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इट्स चेंजिंग। जीरो तो होगा नहीं, अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो बॉडी तो रुक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बॉडी यहाँ पर मूव कर रहा है, चल रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज वेक्टर। इन चारों में वेक्टर कौन सा है? सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। आप वीडियो में जब देख रहे हैं साथ साथ कमेंट भी करते जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितना आंसर आपका सही होता जा रहा है, कितनी आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, स्पीड ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर आपको पता है जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस वो भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ है, तो वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर आ गया 7, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। 4 इक्वेशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे फाइनल वेलोसिटी को पता करने के लिए, जबकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और एक्सेलरेशन आपको पता है, त्वरण आप जानते हैं। तो 3 चीज़ आपको पता है, चौथा आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो कौन से इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम पता है? देखिए यहाँ पर टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हमको टाइम नहीं पता है, तो इससे हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखिए इस इक्वेशन में टाइम टी का टर्म आ रहा है, टाइम हमको नहीं दिया हुआ, तो इससे भी हम नहीं निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए VU2AS दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ये तो इक्वेशन ही गलत है, ये तो इक्वेशन ऐसा होता ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, V² बराबर U² प्लस 2AS। ये है न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो सही आंसर हो जाएगा 7वां का डी। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 2 वेलोसिटीज़ हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 2 वेलोसिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। तब उस स्थिति में इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों उसका 0। क्यों? क्योंकि एक जा रहा है लेफ्ट में और दूसरा जा रहा है राइट में, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। रिजल्टेंट हो जाएगा उसका 0। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है स्केलर प्रोडक्ट से।
जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बोलना है डॉट प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन अगर पूछता आपसे कि वेक्टर प्रोडक्ट, देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। अगर बोलेगा स्केलर प्रोडक्ट तो इसका दूसरा नाम है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और अगर आपको बोल दिया वेक्टर प्रोडक्ट तो इसको हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक साथ हो गया। यहाँ आपसे पूछा गया स्केलर, अगर पूछता वेक्टर तो आप उसको लिख देते। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। प्रोजेक्टाइल मोशन, चलिए पहले फिगर से समझ लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। दो एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करके लास्ट में फिर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे हम आप मैच में देखते हैं, जो फील्डर होता है बॉल को जब फेंकता है विकेट कीपर के पास तो ऐसे फेंकता है, तो बॉल ऐसे जाके फिर ज़मीन में गिर जाती है, विकेट कीपर के हाथ में आ जाती है। तो इस तरह का जो मोशन है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अब यहाँ पर कंपोनेंट समझिए क्या कंपोनेंट होगा। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, यहाँ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस एंगल जब थीटा बनेगा तो इसका जो दो दिशा हो गया, एक हो गया ये हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, तो इधर हो जाएगा u कॉस थीटा, इधर हो जाएगा u साइन थीटा। तो यहाँ पर जो u कॉस थीटा है, u कॉस थीटा, ये है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और u साइन थीटा है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट मैंने लिख दिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, रिमेन्स। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या, अच्छा पूछा जा रहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहता है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो u cos थीटा, इसका वैल्यू हमेशा एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू चेंज होता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो हमेशा रहता है कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग 11 की ओर। एक बॉल है, उसका मास m है, वो एक रिजिड वॉल, कठोर दीवार से टकराती है, वेलोसिटी u दिया हुआ है, एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से वापस आ जाती है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। इम्पल्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि उस बॉल को कितना इम्पल्स मिलेगा जब वो दीवार से टकराएगी। किससे? दीवार से, रिजिड वॉल से टकराएगी। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम के बराबर, याद रखिएगा। इम्पल्स जो होगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी माइनस एम यू, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब यहाँ पर समझिए कैसे इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। बोल रहा है कि वेलोसिटी u से गई और उसी से वापस आ गई सेम स्पीड से, तो हमको वेलोसिटी तो u रखना है, तो चलिए u रख देंगे, एम यू माइनस एम यू, वेलोसिटी में u रख दिए। अब बोलिएगा सर ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब बॉल टकराई तो जाने समय वेलोसिटी u हो गया, वापस जब आई तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब यहाँ पर इसका एक और माइनस यहाँ लग जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? एम यू प्लस एम यू, तो आंसर हो जाएगा 2mu। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 2mu इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जैक में किस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। आपको बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, आंसर आपका तुरंत आपके सामने आ जाएगा।
ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत ही आसान सवाल है कि जड़त्व का जो नियम होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जड़त्व का नियम को हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। अभी हम आपको बताए थे कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, तो आंसर या तो इम्पल्स होगा या इम्पल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम के। तो यहाँ पर इम्पल्स नहीं है, फोर्स इनटू टाइम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप फार्मूलाज को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 14 आपके सामने। एक कॉर्क है, उसका मास 10 ग्राम दिया है, फ्लोटिंग ऑन ए वाटर। जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं ना, कॉर्क जो रहता है छोटा सा, शटल भी जिसको बोलते हैं, उसका मास 10 ग्राम दिया गया है और वो फ्लोट कर रहा है वाटर पर, पानी के सरफेस पर तैर रहा है। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज। कॉर्क पर कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए समझिए, ये पानी का सरफेस है इस तरह से, यहाँ पर एक कॉर्क जो है छोटा सा, तैर रहा है, तो इस पर बोल रहा है नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एक तो इस पर जो लग रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट mg, ठीक है, और दूसरा जो अप थ्रस्ट इस पर लग रहा है, अप थ्रस्ट, इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट जो फोर्स होता है ये इसके ऊपर लगता है, और ये अप थ्रस्ट कितना होता है, जितना उसका वेट होता है। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जितना इधर उतना उधर माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों उस पर 0 न्यूटन। एनर्जी, सिंपल सा क्वेश्चन, डेफिनेशन ही आपसे पूछ दिया डायरेक्ट, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है जैक, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। और मेरे ख्याल से इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन यही है बच्चों, एनर्जी क्या है उसका परिभाषा लिखना था। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो उसके अंदर जो एरिया बनता है उस एरिया से हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है। तो आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हम लोग देखे थे पहला क्वेश्चन, जब हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क डन ही देगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। कोलिजन क्या होता है बच्चों, टकराना। फिजिक्स में जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तब उसको हम लोग कोलिजन के नाम से जानते हैं, टकराना। कोलिजन 3 तरह का होता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 3 तरह का, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा वाला पूछा जा रहा है, बताइए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कोलिजन कोई सा भी हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, कोलिजन कोई सा भी हो, आप उसमें याद रखिएगा कि मोमेंटम जो बोलते हैं हम लोग उसको हिंदी में संवेग, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी तरह कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहती है, कभी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम हमेशा किसी भी तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है। एक एथलीट है, एक धावक है, दौड़ने वाला, 500 जूल वर्क करता है 4 सेकेंड में,
व्हाट इज हिज पावर, उसका शक्ति कितना होगा पावर। तो पावर का फॉर्मूला वर्क बटा टाइम होता है, 500 बटा 4 कर दिए तो आ गया 125, 125 वाट उसका पावर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला आपको 11th क्लास में भी काम देने वाला है। आपको मैंने कई बार बताया है कि 9th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें 11th में रिपीट होती हैं, और 10th क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ा है वो 12th क्लास में जाकर आपको रिपीट होगा। तो पहले की चीज़ों को भूलना नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी है, आई और इंटू ओमेगा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या है। रेडियस देखिए, हिंदी पढ़िए, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है। अब यहाँ पर आप इसी से पकड़ सकते हैं, जब वर्ड आ रहा है रेडियस त्रिज्या, तो रेडियस का यूनिट क्या होगा। रेडियस डिस्टेंस को बताता है, और डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किस में नापते हैं, हम लोग उसको मीटर में नापते हैं, तो मीटर हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखिए फॉर्मूला उसका होता है, जैसे हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं 1/2 mv²। अब इसी को हम लोग रोटेशनल RKE अगर लिखेंगे तो 1/2 mv² तो होगा, लेकिन v के जगह फार्मूला अब हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। चूँकि v के जगह फार्मूला होता है ओमेगा आर, तो हो जाएगा RKE बराबर 1/2 m ओमेगा आर का होल स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर। जो ये टर्म है, बीच वाला जो टर्म है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया बच्चों 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। आपको जहाँ दिक्कत होती है आप स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर अपने को नोटबुक में नोट कर सकते हैं। What is the moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r about its own axis? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब आपको हम पढ़ाए थे तो उसमें कई ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने आपको बताया था, वो एक लिस्ट बताया था। बहुत सारे चीज़ों का डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था, देखा था। ठीक है, तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है सॉलिड सिलेंडर का, एक ठोस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा यदि उसका मास m है और उसका रेडियस है r, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा उसके एक्सिस के अबाउट। तो आपको उसका फार्मूला याद रखना होगा 1/2 mr स्क्वायर, ये होता है उसका फार्मूला। विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये ग्रेविटेशन चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद चैप्टर वाइज MCQ करने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। जैसे क्लास 12th में मेरे बताए गए सभी क्वेश्चन हूबहू आ गए फाइनल एग्ज़ाम में, उसी तरह से क्लास 11th में भी जो जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे वो सब के आने की 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन हमने बताया था, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया था, वही सब क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में 12th क्लास में पूछे गए हैं। तो उसी विश्वास को आगे रखते हुए हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा जो लॉ है, कौन सा जो नियम है, वो ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट, मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर्स लॉ। केपलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही प्लैनेट्स के चक्कर के बारे में हमें बताया था कि प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये केपलर ने बताया था, तो इसको हम लोग केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। Where will it be profitable to purchase 1 किलोग्राम ऑफ शुगर? बोल रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ लाभदायक होगा।
अब भैया 1 किलोग्राम चीनी खरीदना तो हर जगह लाभदायक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग 1 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तो उसका जो वेट होगा, ये तो 1 किलोग्राम चीनी क्या है, मास हो गया, लेकिन जब उसका वेट का हम लोग बात करेंगे, वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट का फार्मूला होता है, देखिए मास और वेट में अंतर है, मास हो गया m, यूनिट है इसका kg। अगर हम वेट की बात करें, वेट को डिनोट करते हैं, वेट एक तरह का फोर्स है, तो उसको फोर्स हम लोग F से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन n, ठीक है। मास डिनोट करते हैं m से, यूनिट होता है kg। वेट को डिनोट करते हैं w से, या कहीं कहीं w भी लिखते हैं, f भी लिखते हैं, फोर्स है, और फार्मूला होता है mg, यूनिट है न्यूटन। क्लियर। अब आपको देखना है कि अगर हम 1 किलोग्राम चीनी, जैसे ये अर्थ का हम फिगर आपको बनाकर समझा रहे हैं, ये बीच में जो लाइन है काल्पनिक, ये इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, यहाँ पर है नॉर्थ पोल एन पोल, और इसके नीचे है बच्चों एस पोल। हम जब इक्वेटर पर रहते हैं तो वहाँ पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और जी का वैल्यू आप सभी बच्चे जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू होता है। अब इक्वेटर पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, मतलब इतना होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता जाता है। तो अगर हम पोल पर, जैसे आंसर में यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ, एट पोल्स 45 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड इधर दिया हुआ। तो अगर हम पोल पर बढ़ें, या तो नॉर्थ पोल की ओर बढ़ें या तो साउथ पोल की ओर बढ़ें, दोनों ही कंडीशन पर जी का वैल्यू घटता जाएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम 1 किलोग्राम चीनी इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर खरीदेंगे तो हमको उसका वेट ज़्यादा मिलेगा, और वही 1 किलोग्राम चीनी अगर हम पोल्स पर जाकर खरीदेंगे तो उसका वेट हमें कम मिलेगा, मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कहाँ पर, इक्वेटर पर खरीदना, ये सही होगा। देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आप अभी भी रिवीजन कर सकते हैं। हमारे ऐप से जुड़िए, ऐप में सारा कोर्स ऑफ मटेरियल फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। सारा हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, सारा मटेरियल वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए, 12th का एडमिशन चल रहा है, 12th का एडमिशन लीजिए और 11th का कोर्स सारा फ्री में, आप उसका लाभ उठाइए। अभी तो ये सब YouTube पर फ्री में आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कैसा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में लगने वाला बल है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो उन दोनों को खींचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है सोचो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ही लंबा दूरी का फोर्स है। आंसर हो जाएगा लॉन्ग रेंज। क्वेश्चन नंबर 26, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा फोर्स जो जब किसी वस्तु पर लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो उसको पुराने वाले पोजीशन पर लाने का काम करता है। सपोज एग्जांपल क्या है, एक स्प्रिंग को मैंने खींचा, छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या होता है, स्प्रिंग वापस अपने जगह पर आता है। आपने कई बार देखा होगा प्रैक्टिकल करके। रबर है, रबर को ऐसे खींचो, छोड़ दो, तो रबर अपनी जगह पर चला जाएगा। तो वो अपने जगह पर गया क्यों, किस फोर्स के कारण गया? तो वो कौन सा फोर्स है? वही है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स, जो यहाँ दिया हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस के बराबर। देखिए डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो अगर आप फॉर्मूला अच्छा से करके जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा आंसर सी, स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हुक्स लॉ स्टेट दैट। ये भी इलास्टिसिटी चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। हुक्स लॉ जो है, हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों के बीच रिलेशन को समझाया। क्या रिलेशन बताया उन्होंने? कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होता है।
वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ पहला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। लिक्विड प्रेशर किस पर निर्भर करता है? जैसे कोई बर्तन हम लेते हैं, कोई कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, ठीक है, इस तरह का बर्तन है, इसमें एक हम लोग पाइप को ऐसे डालते हैं, यहाँ लिक्विड है, तो जैसे आप इस कंटेनर में जिसमें लिक्विड भरा हुआ है एक पाइप को डालते हैं तो पानी इसमें ऊपर चढ़ने लगता है, पानी इसमें ऊपर आ जाता है। आप देखेंगे ऐसा करके, बहुत बार आपने देखा भी होगा। इस घटना को बोलते हैं बच्चों कैपिलैरिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस टेंशन से। इस घटना को बोलते हैं हम लोग कैपिलैरिटी, जहाँ पर लिक्विड जो है वो ऊपर ट्यूब में चढ़ने लगता है। तो अब लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया पी, और यही फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का भी, जो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो लिक्विड प्रेशर जो किस पर निर्भर करता है? एरिया पर बिल्कुल नहीं, शेप पर नहीं, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितना दूर तक पानी ऊपर चढ़ा इस पर निर्भर करता है। कभी आप देखेंगे कि लिक्विड ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, कभी आप देखेंगे लिक्विड कम ऊंचाई तक चढ़ता है, तो निर्भर करेगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 29, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम। देखिए, सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं पूछा गया, सरफेस टेंशन का यूनिट किसके बराबर है? तो सरफेस टेंशन का यूनिट पहले समझ लीजिए किसके बराबर होता है। ये सिग्मा, सिग्मा है फोर्स अपॉन लेंथ, यही फोर्स अपॉन लेंथ है सरफेस टेंशन। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सिग्मा जो है सरफेस एनर्जी को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको फिर डिनोट करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे ए से, तो फोर्स बटा लेंथ मिल जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन का यूनिट है वही यूनिट होता है सरफेस एनर्जी का पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन और सरफेस पर यूनिट एनर्जी एरिया दोनों इक्वल होता है। दो फिजिक्स में आपको कई सारी क्वांटिटीज़ ऐसे देखने को मिलेंगी जिनका यूनिट सेम सेम है, डायमेंशन भी सेम सेम है। 30 नंबर क्वेश्चन, इन विच सबस्टांस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। हीट के ट्रांसफ़र का, हीट का एक जगह से दूसरे जगह जाने का 3 मेथड होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेंशन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, 3 मेथड हैं और 3 तरह के जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो किसी मटेरियल के, किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों में काम करता है। तो पहला कंडक्शन जो है वो काम करेगा सॉलिड में, अगर पूछा जाए कन्वेक्शन तो लिक्विड में, और अगर बोलेगा रेडिएशन तो आपको लिखना है गैसियस। सिंपल है, 3 मेथड हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के, और 3 जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो भी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनमें से चारों में किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो पहले बच्चों ये समझ लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल, हीट मतलब ऊर्जा, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो खास विशेष ऊर्जा को जो क्षमता करने की जो गुण है वो किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा है? तो आंसर होगा वाटर। पानी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। 1 किलोग्राम सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट हमको देना पड़ता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आप 1 किलोग्राम आइस ले लें, 1 किलोग्राम लोहा ले लें, 1 किलोग्राम ग्लास और 1 किलोग्राम वाटर ले लें, चारों ले लिए 1 किलोग्राम, चारों का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 1 डिग्री। मान लीजिए सबका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर तो आइस नहीं रहेगा। मान लीजिए सबका टेम्परेचर अलग अलग है, किसी का 20, किसी का 5, किसी का 2, सबका अलग अलग है, हमको 1 डिग्री बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा हीट हमको किस में देना पड़ेगा? वाटर में देना पड़ेगा। जल्दी जो
देर से गर्म होगा वो वाटर होगा। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका होगा? वाटर का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो जीरोथ लॉ जो रिलेटेड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज के से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर आ गया 33, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? साइक्लिक मतलब जहाँ प्रोसेस शुरू हुआ फिर वहीं पर ख़त्म हो गया। तो वर्क डन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? साइक्लिक प्रोसेस बोल रहा है, जहाँ से हम चले थे वहाँ पहुँच गए वापस। क्वेश्चन नंबर 34 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी जो होता है एवरेज, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। 1/2 kT होता है। T वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को डिनोट करता है। एक इफ़ कार टायर्स आर हॉट, अगर किसी गाड़ी के जो चक्के हैं वो गर्म हो गए हैं तो प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी, उनका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर जब बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आप दोनों हाथों कैसे रगड़ते हैं, खूब जोर से ताकत लगा के, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हाथ गर्म लगने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो इसमें कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, नहीं चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेव्स चैप्टर से। अब हम लोग आ गए लास्ट में, वेव चैप्टर जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर। 37 भी उसी से पूछा गया है। एसएचएम के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन, आवश्यक शर्त क्या है? इलास्टिसिटी होना चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब दोलन, इस तरह से जैसे कोई पेंडुलम ऐसे घूमता है तो उसमें इलास्टिसिटी होगी तभी तो ऐसे घूमेगा। स्प्रिंग ऐसे छोड़ रहे हैं, स्प्रिंग ऐसे ऐसे कर रहा है, बार बार आगे पीछे कर रहा है, तो क्यों? उसमें इलास्टिसिटी है तब तो। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड पदार्थ को लेंगे तो क्या उसमें इलास्टिसिटी होगी? तो क्या वो एसएचएम करेगा? नहीं करेगा। तो एसएचएम करने के लिए इलास्टिसिटी का होना बहुत ही जरूरी है। 38, किस फिजिकल क्वांटिटी एम्पलीट्यूड विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट। मतलब एसएचएम में जो हम लोग एम्पलीट्यूड को दर्शाते हैं, किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। कैसे? आइए फिगर से समझिए। जैसे एक पेंडुलम का फिगर हम यहाँ बना रहे हैं, ये रिजिड सपोर्ट हुआ, ये धागा हो गया और यहाँ पर किसी वस्तु को हम छोटे से पत्थर को बांध दिए, इधर से हम फोर्स लगाएं, ऐसे इसको धक्का दिए तो ये थोड़ा दूर में इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। ऐसे करेगा ना मोशन, जैसे कि झूला होता है। झूला को आप फोर्स लगाएं तो झूला आगे गया, फिर बीच में आया, फिर पीछे जाता है। तो एक तरफ का जो मैक्सिमम दूरी होता है इधर का या तो इधर का, या तो लेफ्ट का या तो राइट का, दोनों में से किसी एक तरफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एसएचएम में एम्पलीट्यूड। तो यही आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर। किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में और ऑर्गन पाइप में? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या ऑर्गन पाइप में हमेशा साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। और साउंड वेव कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। लाइट वेव कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव होती हैं। प्रकाश तरंगे ट्रांसवर्स होती हैं और जो ध्वनि तरंगे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो बीट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी वेव का वह गुण है जिसके कारण बीट्स का निर्माण होता है। अगर फ्रीक्वेंसी घटती है, बढ़ती है, तो बीट्स भी चेंज होती हैं। जैसे आप गाना सुनते हैं तो गानों में कभी सुनते हैं कहीं तेज स्वर होता है,
कहीं स्वर धीरे होता है, कहीं हम लोग तेज़ी से गाना गाते हैं, कभी धीरे धीरे गाते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का चेंजेस होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरह से हमने आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपको 2025 में, जो अभी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद होने वाला है, देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, इसमें अभी ये डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का खजाना मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।